नमस्कार, न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। देश भर के अंदर कोरोना कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो सब आप सब अच्छे से जानते हैं। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में अब तक करीब 5000 केस अब तक आ चुके हैं। राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर ऐसे सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा रेड स्पॉट भी है। बात कर ले जयपुर में तो जयपुर में रामगंज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले आए थे। केवल एक शख्स ने पूरे रामगंज और पूरे चार दीवारी इलाके को संक्रमित कर दिया था। रामगंज से काफ़ी हद तक राहत ज़रूर मिल रही थी, लेकिन कल ऐसा ब्लास्ट हुआ जयपुर के जेल के अंदर जो जहां पर सब चौकन्ना रह गए। दरअसल जेल के अंदर पिछले 7 दिन के अंदर करीब 132 केस सामने आए हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसमें करीब अगर बात करें तो करीब 122-125 केस है और उसके अलावा सेंट्रल जेल है उसके अंदर भी आज सुबह भी करीब 11-12 केस आए हैं। यानी कि अब संक्रमण जो है वो कैदियों के अंदर फैलता नज़र आ रहा है। अगर ये कैदियों तक संक्रमण और तेज़ी से अगर फैला तो जो तस्वीर है वो काफ़ी निराशाजनक होगी, काफ़ी चिंताजनक भी होगी। हालांकि जेल प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि कैसे इसको रोका जाएगा, स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही आदेश भी निकाला गया है कि बाहर से जो भी कैदी, जो भी थाना पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी होगी, उनकी जांच भी होगी, उसके बाद ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही दौसा के जयपुर से ठीक पास में दौसा है, वहाँ पर जेल के अंदर भी कुछ कैदियों को शिफ्ट किया जा सकता है। तो जेल प्रशासन अपनी ओर से तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और जयपुर जेल के अंदर आखिर कैसे ये जो है रिकॉर्ड जो है ये कोरोना फैलता जा रहा है उसकी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इन चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं नीरज शर्मा वो भी हमसे जुड़ेंगे और रहमतुल्लाह खान है वो भी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रहमतुल्लाह खान से एक बार बातचीत कर लेते हैं। रहमत जी, जयपुर के रामगंज को सब जानते हैं कि कितने केस वहाँ पर बढ़े, वहाँ से राहत ज़रूर मिली, अब जेल के अंदर ये संक्रमण पहुँच चुका है, तो किस ओर से तैयारियाँ जो है प्रशासन और सरकार और जेल प्रशासन द्वारा की जानी है? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उससे लगभग लगातार जो सरकार की तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। रामगंज से जिसे ये केस सामने आए उसके बाद अभी वो जेल का मामला ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक है, लेकिन सरकार की तैयारियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में जो सरकार की तैयारियां हैं वो लगातार अभी भी निरंतर जारी है। सारा प्रशासन अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, सारे यानी कि पूरा अमला जो प्रशासन का वो पूरा अलर्ट है। साथ ही लोगों का भी सहयोग है, लोग भी एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं प्रशासन को, और इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से कोरोना ख़त्म हो इसके लिए ये जो है प्रयास जारी है। फिलहाल जो मजदूरों की स्थिति है वो पूरे देश भर में बनी हुई है, मजदूर पैदल जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा संकट है मजदूरों के सामने लॉकडाउन में। लेकिन उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार ने जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जिसमें 85% जो केंद्र सरकार ने इसका जो खर्चा वहन किया है उसको लेकर के जो लगातार ट्रेनें जारी है, लेकिन अभी भी मजदूर पैदल जा रहे हैं। जो राज्य सरकार हैं वो भी मदद कर रही है, लेकिन ये मजदूर का संकट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर के सभी जो है एसडीएम लेवल के उपखंड अधिकारी है उनको भी निर्देश दिए कि कोई भी मजदूर पैदल के जाता हो तो वो एसडीएम की जिम्मेदारी होगी, तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी, कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। पूरा जो है कि पूरा अशोक गहलोत ने सब पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। फिर भी कहीं ना कहीं मजदूर कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं तो उसको अलग जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, संगठन है वो भी इसकी मदद कर रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति है वो दीपक बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। बात कर ले अगर जयपुर के जेल की तो जयपुर के सेंट्रल जेल के अंदर करीब 1100 कैदी है और जिला जेल के अंदर करीब 400 कैदी है और वहाँ बड़े से बड़े खूंखार अपराधी है। अगर वहाँ पर संक्रमण इसी तरह से फैलता है तो काफ़ी ज़्यादा तस्वीर जो है भयानक होगी, क्योंकि कैदियों को बाहर रखना भी ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि किस तरह से आपके द्वारा सुझाव होना चाहिए या आपकी सरकार किस तरह से इसको जेल के अंदर रोक बढ़ने से न रोके? क्योंकि ये न सिर्फ जयपुर जेल की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसी कई सारी जेलें हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह से जेल प्रशासन को आगे आना चाहिए और कैसे इसको रोकना चाहिए, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने को मिली है? इसमें दो स्थितियाँ सबसे बड़ी भयानक है कि अगर कैदियों को बाहर निकालते हैं तो भी मुसीबत में, अगर अंदर ही है कि उसमें ठोंस के रखते हैं तो भी गलत बात है, क्योंकि ये कोरोना फैलना इसको रोकने के लिए इनको अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को जहाँ जहाँ जेलें के खाली है वहाँ इनको शिफ्ट किया जा करके इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास है वो सरकार को करने चाहिए, ताकि ये ज़्यादा नहीं फैले। क्योंकि एक ज़्यादा संख्या में सैकड़ों की तादाद में जो ये कैदियों में जो
जो ये कोरोना का पॉजिटिव मिले हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। सरकारों को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि दीपक क्या है कि कोई दूसरे कैदी हो उनके साथ भी नहीं हो, और जो अलग जो जेल है कहीं खाली है वहाँ पर इनको शिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और जेल के अंदर सैनिटाइजेशन का काम है वो भी चल रहा है। और नीरज जी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ है, लगातार सीएम कवरेज करते हैं, लगातार मेडिकल को ये देख रहे हैं। नीरज जी, जयपुर जेल के अंदर जिस तरह से कल एक बम ब्लास्ट हुआ, यानी कि कहीं की कोरोना का ब्लास्ट हुआ, एक साथ इतने केस है, अब क्या होना चाहिए आपकी तरफ से और किस तरह से लापरवाहियां देखने को मिले और अब आगे क्या मूवमेंट रहना चाहिए सरकार देखिए, का? जेलों के अंदर एक ये गंभीर स्थिति बनी है। जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ा है, जयपुर हम जिला जेल की बात करें या सेंट्रल जेल की बात करें, जिस तरीके से जम्वा रामगढ़ से एक कोरोना संक्रमित मरीज आया और दूसरा मरीज बजाज नगर इलाके से आया, और इनसे ये दोनों ही जेल जो हैं इसके अंदर संक्रमण बढ़ गया कैदियों के अंदर। आज भी जो है 14 कैदी संक्रमित मिले हैं, 11 जो हैं वो सेंट्रल जेल से हैं, इसके अलावा 3 जो हैं वो जिला जेल से हैं। एक चिंताजनक स्थिति बनी है। कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ जेलें हैं, जेलों के अंदर भी साफ तौर पर देखा जाए, जो कैदी आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कैदियों को रखा जाना चाहिए। साथ ही जेलों के अंदर भी प्रोटोकॉल जो है कोविड को लेकर के जो दिए हुए हैं उसकी पूरी तरीके से पालना हो, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। कैदियों के अंदर चूंकि आपको बता दें, जम्वा रामगढ़ से जो कैदी आया था उसको 18 अन्य जो कैदी थे उनके साथ में एक कोठरी के अंदर रख दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना जांच पड़ताल के जब एक कैदी इस तरीके से 18 लोगों से रहेगा, और वो 18 लोग क्योंकि साथ में खाना खाने के लिए भी बाहर आते हैं, श्रम करने के लिए भी बाहर आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आते हैं, पीटी भी होती है, रूटीन बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जेल के अंदर चलती रहती है। आजकल सैनिटाइजेशन का भी निर्माण जेल के अंदर जो है वो किया जा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधि हैं, चाहे गार्डनिंग की हो या अन्य कामों की हो। ऐसे में जब श्रम करते वक्त या फिर खाना खाते वक्त जब ये कैदी आपस में मिलते हैं और नहाते धोते वक्त इनके संक्रमित होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार ने निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पर जेल प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। कई कैदियों की एसएमएस अस्पताल के अंदर शिफ्टिंग कराई गई जिनकी हालत गंभीर थी, जबकि कईयों को जो है दौसा के अंदर अलग अलग जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है। लेकिन एक चिंताजनक हालात जो है इससे बने। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि क्वारंटाइन फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अब लगातार चूंकि बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, हमारे जो प्रवासी राजस्थानी आएंगे बाहर से, तो जो दिल्ली आने वाले हैं, बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर, उदयपुर ऐसी जगह ले जाके उनको खुद के खर्चे पर भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की संभावना जो है ये भी अब सरकार तलाश रही है, किस तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी विकसित की जाए। जहाँ तक बात है श्रमिकों की, श्रमिक आ रहे हैं, अब इन श्रमिकों की सबकी स्क्रीनिंग तो हो ही रही है, इसके साथ ही जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ है। आपको बता दें कि कल जो श्रम मंत्री हैं टीकाराम जूली, उन्होंने पूरे अपने विभाग का आंकड़ा मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया था। उन्होंने बताया करीब 6 लाख जो श्रमिक हैं वो राजस्थान आ चुके हैं, जबकि 1,35,000 जो श्रमिक हैं वो यहाँ राजस्थान से बाहर जा चुके हैं, जो कि बाहर के थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं श्रमिकों का मूवमेंट कितनी बड़ी संख्या में हो रहा है। अभी भी जो कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं उसमें जो आने वाले प्रवासी जो श्रमिक हैं और प्रवासी जो लोग हैं उनका एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। दूसरा, इन सबका एक डाटाबेस तैयार हो रहा है, सरकार डाटाबेस तैयार करवा रही है इन श्रमिकों का, ताकि उनको रोजगार से फिर से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने भी जानकारी दी कि श्रमिकों का पूरा डाटाबेस तैयार करके रोजगार से जोड़ने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, साथ ही उद्योग विभाग को भी डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ ही इन श्रमिकों के साथ में इनकी स्किल डेवलपमेंट है, उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट के विभाग से आने वाले जो मंत्री हैं अशोक चांदना, उन्होंने कहा है हमारा विभाग इनके स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करेगा, ताकि रोजगार इनको राजस्थान प्रदेश के अंदर मिल सके। ऐसे तमाम उद्योगों की लिस्ट और व्यवसायों की लिस्ट जो है वो भी सरकार बना रही है। उद्यमियों से फीडबैक लिया जा रहा है उनको किस प्रकार की लेबर की जरूरत है, क्योंकि कई कुशल लेबर होती है, कई अर्धकुशल होती है और कई सेमी कुशल जो है लेबर होती है, या कई बिल्कुल अप्रशिक्षित लेबर होती है। अलग अलग कामों के अंदर अलग अलग तरह की लेबर का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इनको रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह जो नरेगा योजना थी उसके अंदर आप देख सकते हैं, जो लॉकडाउन के वक्त अप्रैल के महीने के अंदर 60,000 के आसपास ही नरेगा के अंदर श्रमिक थे, उनका आंकड़ा बढ़ करके और 25 लाख के ऊपर जो है पार करने जा रहा है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि मनरेगा जैसी योजना के अंदर बड़े स्तर पर श्रमिकों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मार्ग खुले। शहरी क्षेत्र की बात करें, अर्बन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और अन्य जो शहर हैं, वहाँ से जब ये श्रमिक आते हैं, इस तरह की लेबर आती है, कोई ड्राइवर का काम कर रहा था, कोई खाना बनाने वाले का जो काम है वो वहाँ पर कर रहा था, या अन्य क्षेत्र के अंदर ड्राइवरी का काम कर रहा था, ऐसी जब लेबर आती है तो उनको किस तरीके से राजस्थान के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जोड़ा जा सके, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और गंभीरता से इस पर मंथन हो रहा है। दूसरी बात रही
अनाज को लेकर के केंद्र सरकार से भी राजस्थान सरकार ने मांग रखी थी। एक अच्छा पैकेज जो है केंद्र सरकार की ओर से भी दिया गया है, कृषक कल्याण के लिए भी दिया गया है। अब स्वरोजगार के लिए युवाओं को भी आगे आना होगा। सरकार ने भी अपील की है, प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अपील की है। बड़ी बात यह रोजगार किस तरह पाई जाए। अब जो केंद्र सरकार ने तो बता दिया 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज है, अब ये वितरित कैसे हो, आखिर इसका लाभ आम लोगों को कैसे मिले, इसके लिए जन जागरूकता फैलाई जानी जरूरत है केंद्र सरकार की ओर से भी। और राज्य सरकार देख सकती है किस तरीके से राजस्थान के उद्यमियों को या नए एमएसएमई या स्टार्टअप्स जो हैं वो किस तरीके से लगाए जाए, किन फील्ड के अंदर कितना जो लोन उनको मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर मंथन इस वक्त किया जा रहा है। दीपक नीरज जी, एक बात ये आपने कहा कि मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से ट्रेनें चला रही है, केंद्र सरकार बसें चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर है कि कम्युनिकेशन गैप है तभी तो इतनी संख्या में जो है मजदूर अभी भी सड़कों पर इस गर्मी में तपती धूप में निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर चिंता जताई और ये वास्तव में एक बेहद चिंता का विषय है कि जो धैर्य है अब वो मजदूर का एक तौर तो धैर्य जो है वो जवाब देता जा रहा है, क्योंकि मजदूर के लिए एक समय था, उस समय तक वो लॉकडाउन के अंदर रहा। अब उनके पास जब खाने को नहीं है, काम करने को कुछ नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके परिवार हैं, तो आखिर कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ऐसे में वो पैदल ही निकल पड़े। लेकिन ये चिंता की बात है, मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जो एसडीएम हो उसकी जिम्मेदारी होगी, यदि कोई मजदूर हमको पैदल चलता हुआ क्षेत्र से जाता हुआ नजर आए तो व्यवस्था कराने के लिए कहा गया है कि बाकायदा ये आपको बता दें, नवलगढ़ से आने वाले विधायक जो है राजकुमार शर्मा, इन्होंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात अपनी कही थी कि बहुत लोग पैदल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हम बसें भिजवाएंगे, आप डाटा भिजवाइए। अब एसडीएम की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है इसके साथ साथ, यानी कि लोगों की जहाँ से सूचना मिलेगी, जहाँ लोग या श्रमिक पैदल, अब आप देख सकते हैं ये पूरी रोड, यहाँ से भी श्रमिक हमको पैदल जाते हुए दिखाई देते थे, आज हमें इसमें श्रमिक नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का कहीं कोई श्रमिक आता है तो नज़र आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कराई है जो श्रमिक हैं वो या तो अपनी जगह पर रहें या फिर उनके लिए शिविर लगाए गए हैं, उनके खाने पीने का चिकित्सा का प्रबंध किया गया है, साथ ही उनके रोजगार की तलाश भी अब की जा रही है, क्योंकि राज्य के अंदर भी उद्योगों के लिए श्रमिक तो चाहिए। अब ये श्रमिक चले जाएंगे तो लेबर वापस कहाँ से आएगी, ये भी एक चिंता का विषय है। ऐसे में इस श्रमिक को रोक करके रखना सरकार भी चाहती है कि श्रमिक एकदम से बाहर ना चले जाएं। एक तो संक्रमण फैलने का खतरा है, दूसरा राजस्थान के उद्योगों की जो कमी है श्रमिकों की, वो कमी कैसे पूरी हो पाएगी। इसलिए इनको अच्छी फैसिलिटी दे करके, इनको रोजगार से जोड़ करके यहाँ रखने के प्रयास भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, वरना अन्यथा इनको जाना पड़ेगा। फिर थोड़े समय बाद जब वहाँ स्टेट के अंदर रोजगार नहीं मिलेगा फिर इनको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम कर रही है कई श्रमिक जो है, कई यहाँ फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे थे, उनका रोजगार यहाँ पर चल रहा था, उनके परिवार पल रहे थे। ऐसे में सरकार भी चाहती है कम से कम कष्ट हो, लेकिन कई लोग घबराहट के अंदर हैं अभी भी। आज आपको बता दें ये लॉकडाउन का जो चरण है खत्म होने वाला है, अब अगला चरण क्या रहेगा, किस स्तर पर लॉकडाउन उठाया जाएगा, तो इन तमाम कवायद में केंद्र सरकार भी जुटी हुई है। कुछ ही देर में पूरी गाइडलाइंस जो है वो निकल करके सामने आ जाएंगी कि भी किन किन सेक्टर को छूट देनी है। अब जैसे बहुत सारे लोग मैकेनिक का काम करते थे, रिपेयरिंग का काम करते थे या अन्य उद्यमों के अंदर जुड़े हुए थे, उन लोगों को किस तरीके से काम दिलाया जा सकता है, सरकार इस पर भी विचार जरूर कर रही होगी। लेकिन जहाँ जहाँ कंटेमिनेटेड जोन है, मुझे लगता है उन कंटेमिनेटेड जोन्स को छोड़ करके सरकार ज़्यादातर जगह पर इस लॉकडाउन को अब खोलने पर सहमत हो गई है। यानी लॉकडाउन जो है वो एक मामूली का या नामात्र का लॉकडाउन रहेगा। बेसिक जो चीज़ है वो ये है, खुद का ध्यान खुद को रखना है, जो शुरू से चला आ रहा है। यानी हर व्यक्ति जो है प्रॉपर तरीके से जब वो सार्वजनिक स्थल पर जाए, भीड़ के बीच में जाए, तब उसके पास में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, उसके पास में प्रॉपर मास्क होना चाहिए। बाहर जहां हाथ नहीं धो सकते वहां सैनिटाइज वो अपने आप को करता रहे, या फिर जहां सुविधा उपलब्ध हो वहां हाथ धोए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे, जब भी बाहर निकले और वापस घर आए तो अपने वस्त्र जो हैं उनको उतारे, उनको सैनिटाइज किया जा सकता है, उनको धोया जा सकता है। इस प्रकार अपनी रक्षा आदमी खुद करे। तो अब सरकार ये चाह रही है कि लोग खुद इस कोरोना बीमारी के साथ में जीना सीख लें। यानी कि ये बीमारी जो है इसका टीका उपचार बता रहे हैं, इतना जल्दी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इतना जल्दी तैयार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी जब तक विकसित नहीं हो जाती तब तक हमें जो है बचाव करके रहना पड़ेगा और इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान हमें सिखा दिया है किस तरीके से हमें इस कोरोना के बीच में जीना है। तो अब इन प्रिकॉशंस को लेकर के हम लगातार अपना काम कर सकते हैं। जी नीरज जी, एक बात ये भी है, सब सरकारें अपनी तरफ से अलर्ट है, मुस्तैद है, लेकिन किराए की बात कर ले अपन, सबसे ज़्यादा केस अब यही आने वाले हैं। कुछ लोग किराए पे रहते हैं तो उनका मकान मालिक उनसे किराया मांगता है, कुछ लोगों की शॉप है, शोरूम है, कई सारे किराए, लेकिन काम धंधे नहीं है तो वो किराए कहाँ से देंगे। कुछ स्टूडेंट है, पीजी है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, कोई आदेश निकालना चाहिए, या तो किराए में छूट देनी चाहिए 20%, 30%, क्योंकि अगर थाने में ऐसे मामले भी ज़्यादा जाने लगे तो क्या लगता है कि किस तरह से इस और गाइडलाइन? निश्चित तौर पर ये एक बेहद चिंताजनक बात है। जो लोग काम कर रहे थे उनके काम उनसे छूट गए हैं, या फिर जो लोग मजदूर किस्म के लोग थे
या फिर जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं जिनके रोज़गार गए, वो आखिर कहाँ से किराया चुकाएंगे? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। सरकार को भी इन चीज़ की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कितने लोगों के रोज़गार गए हैं, पूरा इनका एक, जितने लोगों का रोज़गार गया है उनका एक डाटा बैंक पूरा तैयार कराएं और उनको क्या छूट सरकार की ओर से दी जा सकती है वो देनी चाहिए, या फिर उनके लिए आवासीय व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार के प्रबंध किए जाएँ, या फिर इस तरह के कैंप लगाए जाए। लेकिन जो अपना पूरा घर परिवार लेकर के बैठा है, जो किराए पे रह रहा है लेकिन पूरा बसावट कर रखी है जिसने, तो वो आदमी कहाँ जाएगा? यानी मिडिल क्लास व्यक्ति जो रोज़गार के लिए दूसरे शहर से इस शहर में आया, जिनका खुद का कोई घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति बनी है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सरकार इसके अंदर ये देख सकती है कि उनका एम्प्लॉयमेंट ना जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा सकती है। दूसरी बात, सरकार ने भी अभी तक ये कहा है कि किराया ना ले, इसमें कोई कानूनी प्रावधान तो है नहीं। सरकार की कही बात जो है वो कानून के द्वार पर जाकर कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि जिसने एग्रीमेंट कर रखा है बाकायदा स्टाम्प पेपर पे कि मैं इस व्यक्ति के पास में किराए पे रह रहा हूँ, तो उसका मकान मालिक तो उससे किराया लेगा। सरकार ने भी ये कहा है कि इसको अभी स्थगित कर दिया जाए। मानवता के नाते सरकार ने अपील करी है, लेकिन ये मानना न मानना मकान मालिक के ऊपर निर्भर करता है, मकान मालिक कितना तवज्जो देता है। बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हैं, उन्होंने अपनी किराया जो है वो बदस्तूर ले रहे हैं और किराएदार दे रहे हैं, चाहे उनकी स्थिति हो नहीं हो, क्या उधार लेकर के देना पड़े, लेकिन वो दे रहे हैं। और नहीं होता तो उसको आगे कहते हैं कि जब आएगा तब दे दिया जाएगा। लेकिन इसकी बीच में विवाद के जो मामले हैं, कई जगह विवाद के मामले हो रहे हैं, पुलिस तक भी पहुंच रहे हैं। सरकार को इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना है, या तो सरकार इस प्रकार की कोई गाइडलाइन दे दे, या पुलिस थानों से स्थानीय क्षेत्रवासियों को ये पाबंद करा दिया जाए कि जितने भी किराएदार रह रहे हैं उनसे इतने समय तक कम से कम किराया नहीं लिया जाए, और लिया जाए तो एकदम से नहीं मांगा जाए, उनसे जो किस्तों के रूप में किराया जो है वो लिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा सकती है। मेरे जी ऐसा नहीं है कि सरकार गाइडलाइन निकाले, सरकारी पुलिस ही सब कुछ करे, आम व्यक्ति की जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मेरे किराए पे कोई सालों से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, वो हमेशा मुझे किराया दे रहा है, पूरा किराया दे रहा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि वो मुझे किराया नहीं दे सकता। तो ऐसे में जिम्मेदारी खुद पब्लिक की भी बनती है कि वो खुद अपनी इच्छा से किराया माफ़ करे या कम ले, या जो। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिम्मेदारी पब्लिक की बनती है, जो मकान मालिक है उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, और अगर हर आदमी निभाने को उस जिम्मेदारी को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। उसके भी बहुत सारे जो है, कई ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जिनका जो जीवन यापन है वो उस किराए से चल रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि जो मकान है उसी से किराया आ रहा है, उसको अपना बेटा मानते हैं मकान को, बोले इसी से यही हमको मकान कमा करके दे रहा है। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं जो कमाते नहीं हैं, जिनके पति गुजर गए, या फिर जिनके पास आय का अन्य साधन नहीं है, तो वो क्या किराएदार से किराया नहीं लेगा? उसके साथ में एक समस्या। तो तमाम मानवीय दृष्टिकोण है, इनको ध्यान में रख करके काम करना होगा, और कानून से परे कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब कानून है, बाकायदा स्टाम्प पर लिखा हुआ है या फिर किरायानामा बना हुआ है, कोई किसी से किराया ले रहा है, किसी ने रहने पे दे रखा है किसी को किराए पे, तो वो उसका किराया लेगा, वो उसका हकदार है। लेकिन वो मानवीयता के नाते उसकी स्थिति को देख करके कब तक उससे किराया ना ले, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे इसमें कोई फोर्स करके सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार भी कानून के आगे और संविधान के आगे बंधी हुई है। अब एक बार जेल की बात कर लेते हैं। जेल में एक आदेश आया है, डीजी जेल NRK रेड्डी ने आदेश निकाला है कि जो अपराधी पकड़ में आएंगे जेल के अंदर, उनकी स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल जो है वो देना पड़ेगा, और उसकी 14 दिन की हिस्ट्री। लेकिन ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसकी मेडिकल जांच कराना, फिर उसकी हिस्ट्री निकालना और फिर जेल पहुंचाना, तो ये भी संभव नहीं है। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जेल के लिए भी पुलिस की जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि वो वॉरियर भी है। देखिए, इसमें मेरा एक सुझाव है कि जो भी व्यक्ति किसी अपराध के अंदर पकड़ा जाता है, उसको जब पुलिस पकड़ती है, अपनी कस्टडी के अंदर लेती है, तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, उसके मेडिकल चेकअप्स जो हैं वो पूरे किए जाएं। इसके साथ ही एक टेम्परेरी जेल, जो किसी प्रकार के भवन को, होटल को भी बनाया जा सकता है, टेम्परेरी लॉक करने की व्यवस्था उनको बनाई जाए, और वहाँ उनको रखा जाना चाहिए, और अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग इस प्रकार के आरोपियों को रखा जाना चाहिए। जो भी सजा याफ्ता इस प्रकार के जो नए मुजरिम आ रहे हैं, जिनको पकड़ करके लाया जा रहा है, जेल में भेजने से पहले 14 दिन का अनिवार्य जो क्वारंटाइन है वो उनका भी होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में वो संक्रमित है या नहीं है। तब तक उनको व्यवस्था जो है वो स्थानीय, चाहे जेल प्रशासन भी कर सकता है या पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी करवाई जा सकती है, वो तो जुडिशियल जैसा भी आदेश होगा, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उनके लिए भी रहना चाहिए। जैसा हम प्रवासियों के लिए बात कर रहे हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी प्रवासी है या बाहर का नागरिक है तो 14 दिन तक वो रहे। अपराधी जो किस्म के लोग होते हैं वो तो कई जगह उनकी उठ बैठ होती है, खाना पीना होता है, जाना होता है, छुपते हैं, तो कहाँ शरण ली होती है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कितने लोगों के संपर्क में वो आया होता है। ऐसे में उसको अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन पहले किया जाए और उसके बाद में ही उसको जेल के अंदर डाला जाए। तब तक उसको पकड़ने की जो व्यवस्था है वो बाकायदा उसके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन नहीं हो, उसको प्रॉपर खाना मिले, नहाने की सुविधा मिले, तो इस प्रकार टेम्परेरी जेल्स बनाई जा सकती है।
मेरा जी आखिरी सवाल ये भी है कि इनको अपराधियों को शिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्ट के साथ साथ अस्पताल में किसी अगर कैदी को रखा जा रहा है तो उसके साथ पुलिस गार्ड की भी ड्यूटी लगती है। सवाल यह है कि पुलिस कर्मी वहाँ अस्पताल में जा रहा है तो उसको पीपीई किट नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में वो पुलिसकर्मी जो एसएमएस में ड्यूटी दे रहा था वो तो सीधा सीधा खतरे में है। तो पुलिस के आला अधिकारियों को या प्रशासन को, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं, वो सीधा सीधा खतरे में जा रहा है, उस अपराधी की निगरानी कर रहा है और वहाँ उसको पीपीई किट नहीं मिलेगा। देखिए, कोरोना वॉरियर्स कोई भी हो, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या सफाई कर्मी हो, जो भी अस्पताल के अंदर जाता है उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। या मरीज के परिजन हो जो कि बहुत गंभीर परिस्थिति में, मरीज का जिसका कोई नहीं है, उसका एक ही परिजन है और उसको बार बार आना है, दवाइयाँ लेकर के आनी है, खर्चा करना है, ध्यान रखना है उसका, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये अस्पताल के अंदर ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं गेट पर ही चेक होना चाहिए कि उसके पास पीपीई किट है नहीं है तो अस्पताल की ओर से प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। लगातार सरकार कह रही है हमारे पास पीपीई किट की कमी नहीं है। ऐसे में उन लोगों के लिए जिनका ज़रूरी है और अस्पताल से पास बन करके जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको अस्पताल में, चाहे पुलिसकर्मी हो, जिसको भी अंदर जाना है मेडिकल कराने के लिए या किसी अन्य कारण से, उनको पीपीई किट मिलने चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, आपने ठीक कहा। और कहीं ना कहीं सरकारें गंभीर है और कहीं ना कहीं सरकारें संवेदनशील है, सभी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बात हमारी जान का है, सुरक्षा हमारी जान की है। इसी मुद्दे पे, इसी चर्चा पे हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कुछ ही देर में लौटते हैं हम।